माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा पोल्यूटेंट पाए जाते हैं डोमेस्टिक सीवेज में। ये अगेन आपको लाइन मिल जाएगी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ऐसे उसमें एक सेक्शन गिवन है जहाँ पे ये लाइन आती है दैट माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर ये डोमेस्टिक सीवेज का पार्ट फॉर्म करते हैं। एडिशनली वहाँ पे एक और लाइन गिवन है दैट ह्यूमन एक्सक्रीटा फॉर्म अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। तो माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दोनों ही का सोर्स होता है डोमेस्टिक सीवेज, एंड इसके अंडर ही इंक्लूडेड होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसलिए वो अलग से मेंशन नहीं है। अलग से यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीटा मेंशनड है, क्योंकि जैसे ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से हमें मीथेन मिलती है सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोसेस के थ्रू, वैसे ही दूसरे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से भी मिलती है, इसलिए उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो बोथ ऑफ देम फॉर्म ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट है डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनको डिट्राइटस बोला जाता है। दीज फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ये हम इकोसिस्टम चैप्टर में देखेंगे। एंड लास्ट वन इज डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। बेसिकली फूड ऑर्गेनिक होता है, ये हम जानते हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो या फिर एनिमल बेस्ड। तो जो प्रोसेस कर रही हैं उसको फैक्ट्रीज, उनमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो भी तो ऑर्गेनिक होगा। दैट्स वाई ऑर्गेनिक वेस्ट का सोर्स ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्लांट न्यूट्रिएंट एज अ पोल्यूटेंट होते हैं। ये अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं होता तो ये कंफ्यूजिंग चीज़ हो सकती है, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट्स को, ये कैसे पोल्यूटेंट की तरह ऐड कर सकते हैं? तो करते हैं। अभी अभी हमने देखा था फाइटोप्लैंक्टन की एक्सेसिव ग्रोथ इज़ आल्सो कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, एंड जब उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे तभी तो उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होगी। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी पोल्यूटेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं, एंड ये कहाँ से मिलते हैं? फर्टिलाइजर से। फॉस्फेट का हमने एग्जांपल लिया था। नेक्स्ट है पोल्यूटेंट टॉक्सिक हैवी मेटल्स, तो जो मेटल इंडस्ट्रीज होती हैं प्रोडक्शन के लिए एंड केमिकल फैक्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग मेटल्स, यहाँ से एज अ वेस्ट मटेरियल हमें देखने को मिलेंगे टॉक्सिक हैवी मेटल्स। नेक्स्ट है सेडिमेंट्स, इसकी डिटेल्स में न जाते हुए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए एस से सेडिमेंट और एस से सोइल, यानी इरोजन ऑफ सोइल एज अ सोर्स एक्ट करेगा फॉर द पोल्यूटेंट सेडिमेंट। एंड स्ट्रिप माइनिंग भी एस से स्टार्ट होता है, तो एस से ही सेडिमेंट भी, तो इसको ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। पेस्ट बेसिकली वो हर एक वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी क्रॉप को बैडली इम्पैक्ट करता है। तो पेस्ट में एनिमल्स भी आ सकते हैं, माइक्रोब्स भी और प्लांट्स भी। एंड साइड जो पीछे वर्ड लगा है इसके, इसका मतलब होता है किलिंग। तो जो पेस्ट को किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोलेंगे पेस्टिसाइड। तो केमिकल्स यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स फंजाई एंड वीड्स, ये सोर्स होता है पेस्टिसाइड पोल्यूटेंट्स का। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करते हैं, फंजीसाइड फंजाई को, और वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड वीड्स को किल करते हैं। इन सब की एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसको पेस्टिसाइड बोला जाता है। कैसे होती है मैंने आपको समझाया। तो ये हो गया सोर्स पेस्टिसाइड पोल्यूटेंट का। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट होता है, ये हम जानते ही हैं। तो वो मिनरल्स जहाँ से यूरेनियम खोद के निकाला जाता है, जिनसे उनकी माइनिंग में हमें एज अ पोल्यूटेंट मिलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये यहाँ से इन्फर किया जा सकता है। लास्ट वन इज़ हीट। अब वाटर जो यूज़ किया जा सकता है जाता है कूलिंग में इन इंडस्ट्रीज़। अब उससे तो आपने हीट निकाल ली, बेसिकली ये प्रोसेस आप जानते होंगे हीट निकालने का किसी भी बॉडी से। सोर्स और सिंक होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स से हम समझते हैं ये। सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सिंक का कम होता है। तो वाटर से आपने अगर निकाली है हीट, तो उससे वाटर तो कूल हो गया लेकिन आपके पास हीट बच गई। अब अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे कहीं, तो एज अ वेस्ट ही उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड तब अगर आप उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं कहीं लेक्स वगैरह में, then it cause pollution, and that's how heat is acting as a pollutant when water is used for cooling in industries। क्योंकि आपने उससे हीट निकाल ली, वाटर तो कूल हो गया, तो हीट बची, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो एज अ पोल्यूटेंट वो एक्ट करेगा। सो दैट्स हाउ आपको मैच करना आना चाहिए कि कौन से पोल्यूटेंट का क्या सोर्स होता है। मैंने
अपनी ओर से पूरी कोशिश की है इसको सही से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी भी इससे, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे अपनी थ्योरी में। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डीकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। बेसिकली बैक्टीरिया यहाँ पे मेंशन है, लेकिन फंजाई भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन जनरल ऐसा करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो सीवेज ट्रीटमेंट का वहाँ पे सेक्शन गिवन है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इसी चैप्टर में भी नेक्स्ट पेज पे ये इसका क्लू मिल जाएगा आपको कि सिर्फ बैक्टीरिया अलोन नहीं होता, फंजाई भी होता है। दे कंज्यूम ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ये बैक्टीरिया के लिए कोई यूनिक पॉइंट नहीं है, हम ह्यूमंस भी जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अब उसको तोड़ने के लिए, उसके डीकम्पोजिशन के लिए हमें भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऑक्सीडेशन के लिए, उससे एनर्जी को निकालने के लिए। तो हम भी कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उसके साथ ऑक्सीजन लगती है। वैसे ही जब बैक्टीरिया एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है तो वो ऑक्सीजन रिक्वायर करता है ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी ड्राइव करने के लिए। सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ यूनिक थिंग टू बैक्टीरिया। इन कोल्ड वाटर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन DO कैन रीच a concentration up to 10 ppm parts per million, whereas oxygen in air is about 2 लाख ppm। अब ये यूनिट पार्ट्स पर मिलियन एसोसिएटेड होती है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन से। ये सॉल्यूशन चैप्टर में जो क्लास 12 केमिस्ट्री में आता है वहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ पे ये डिस्कस किया गया बेसिकली ये कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन। एंड यहाँ पे भी आपको जितनी भी कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी एलिमेंट्स की या फिर आयंस की, ppm में ही देखने को मिलेगी। सिर्फ एक मेटल के लिए है, लेड के लिए जो कि Pb होता है, उसके लिए ppb है, पार्ट्स पर बिलियन। तो लेड क्योंकि Pb होता है तो ऐसे हमने याद रखना है कि Pb में ही, पार्ट्स पर बिलियन में ही है उसकी, बाकी सब की ppm में ही है। तो इस यूनिट में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब कोल्ड वाटर की आपको मेंशन्ड है यहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। हम जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है किसी वाटर बॉडी का, तो जो उसमें डिजोल्व्ड गैस है वो उड़ने लगती है, वेपराइज होने लगती है। यानी डिजोल्यूशन या फिर सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। हॉट वाटर की कम होगी, कोल्ड वाटर की ही ज़्यादा सॉलिबिलिटी होती है। यहाँ पे मैक्सिमम बताई जा रही है कंसंट्रेशन, इसलिए कोल्ड वाटर लिया गया है। एंड 10 ppm होती है एग्जैक्टली। इससे ये इसके नाम से याद रखो, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ रहा है O इसके पीछे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, एंड पहले आ रहा है D, तो D से 2 याद रखो, तो 8 और 2 10, तो 10 ppm हो गई मैक्सिमम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर। ये एग्जैक्ट नंबर आपको याद होना चाहिए यहाँ से। एंड एयर में कितनी होती है ये परसेंटेज से याद रखो। हम जानते हैं 21% एयर में प्रेजेंट होती है परसेंटेज ऑक्सीजन की। 21 का अप्रोक्सीमेटली 20 मान लो, एंड 20 को अगर आप नंबर्स में लिखना चाहें, 20 तो परसेंटेज में है, नंबर्स में लिखें तो 100 से डिवाइड करना होगा तो 0.2 बच जाएगा। अब 0.2 इसको लिख लें, इस नंबर को हम अगर 0.2 इंटू 10⁶, 0.2 मिलियन बन जा रहा है ये। तो मिलियन यहाँ पे यूनिट में ही आ रहा है, तो मिलियन टाइम्स हो जाएगी कंसंट्रेशन कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में एयर। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मिलियन टाइम्स यानी 0.2 मिलियन टाइम्स। परसेंटेज से हमने नंबर में 0.2 में कन्वर्ट किया था, तो ये नंबर ऐसे आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ वाई इवन अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वन डिकम्पोजेस इन वाटर कैन डिप्लीट द वाटर ऑफ इट्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। बेसिकली यही एक मेन चीज़ होती है जो वाटर को पोल्यूट करती है, वाटर बॉडीज़ को क्रूशियल होती है। जो वाटर बॉडीज़ के लिए ऑक्सीजन ही होती है वाटर में घुली, क्योंकि पहले से ही कम डिज़ोल्व हो सकती है ऑक्सीजन इवन कोल्ड वाटर में भी। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया उस सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, एंड थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो थोड़ी सी भी डिक्रीज़ हुई ऑक्सीजन, क्योंकि प्रेजेंट ही थोड़ी सी है, तो बहुत सारी आप मान सकते हैं कि डिप्लीट हुई है वहाँ से। वहीं यहाँ पे मेंशन किया है, इट कैन डिप्लीट द वाटर ऑफ इट्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो, क्योंकि समझ में आने वाली चीज़ है, डिजोल्व्ड ही उसका जो अमाउंट है वही कम होता है यहाँ पे।
द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वाटिक लाइफ। इसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था आपसे। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज़ बिलो 6 ppm द ग्रोथ ऑफ द फिश गेट्स इनहिबिटेड। तो सबसे पहले तो 10 pm से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम है वो। अब 10 के नीचे आओ, 6 से अगर नीचे जा रही है तो तभी फिशेज़ की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, मरने लगेंगी मछलियाँ पानी में। इसको ऐसे याद रखो, ये जो वर्ड है फिश, ये एफ से स्टार्ट हो रहा है ना, एफ ए बी सी डी में 6th पोजीशन पे आता है, ए बी सी डी ई एफ। तो 6 आता है पोजीशन पे एफ, तो उससे 6 से याद रखो कि 6 से कम अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी तो ये फिश की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, मरने लगेंगी फिशेज वाटर बॉडी में। ऑक्सीजन रीचेज वाटर ईदर थ्रू एटमोसफेयर और फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय एक्वाटिक ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द डे लाइट। ऑफ कोर्स सनलाइट की ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, रात को तो हो ही नहीं सकती। तो रात को आने का ऑक्सीजन एकमात्र ज़रिया होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसके दबाव में सीधे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है घुस जाती है वाटर के अंदर। तो ये दो ही तरीके हैं, क्योंकि रात को दूसरा तरीका तो अप्लाई नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो सिर्फ ये एटमॉस्फेयर वाला ही वैलिड रहता है रात को। एंड अब आप समझ सकते हैं कि क्यों फिश ग्रोथ कम हो जाती है, फिश मॉर्टेलिटी हो जाती है, जिसमें एल्गल ब्लूम हो गई है। क्योंकि एल्गल ब्लूम यानी पूरी वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर एल्गी ही प्रेजेंट है। जो ऊपर से आ रही थी ऑक्सीजन रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो बनती नहीं है, तो एकमात्र जो जरिया था वही ब्लॉक हो जा रहा है, ऊपर से ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती, सारी वाटर बॉडी के ऊपर एल्गी जमा हुई है, तो इसलिए उसके अंदर जो फिश रहती हैं वो डेड हो जाती हैं ऑक्सीजन की कमी से। However, during night, photosynthesis stops, but the plants continue to respire, resulting in reduction in dissolved oxygen. The dissolved oxygen is also used by the microorganism to oxidize organic matter. ये हम बैक्टीरिया के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाईलाइट मैंने इसलिए किया है ये बताने के लिए कि यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब यूज़ कर लिया, मतलब दोनों हो सकता है, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी और फंजाई भी। If too much of organic matter is added to water, all the oxygen available is used up. This causes oxygen dependent aquatic life to die. अगर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया तो जाहिर सी बात है जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट है वहाँ पे एरोबिक वाले, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और इस ऑर्गेनिक मैटर को निपटाएंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, और इस चक्कर में सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाएगी, तो बचेगा ही नहीं कुछ, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वाटिक लाइफ मर जाएगी। दस एन एरोबिक बैक्टीरिया, एन का मतलब नॉन और एरोबिक मतलब एयर से जो रिस्पायर करते हैं, तो नॉन ऑक्सीजनिक भी इनको बोल सकते हैं, विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन begin to break down the organic waste and produce chemicals that have foul smell and are harmful to human health. तो बचेंगे ही नहीं वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आ गया, तब वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और जितना भी अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको भी वो डिकम्पोज करेंगे, और जो बैक्टीरिया और फंजाई मरे हुए बचे हुए हैं वहाँ पे, उनको भी ये फिर खा जाएंगे, उनको भी डिकम्पोज करेंगे। एंड यहाँ से जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाउल स्मेल होती है और हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से ऐसे याद रखो इसको, ये जो एन एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये खुद तो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं करता, यानी सांस तो लेता नहीं है हवा में, इसीलिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की फिक्र नहीं करता और बहुत फाउल स्मेल, गंदे स्मेल करने वाले केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि खुद तो इसको स्मेल करना नहीं होता है, तो फाउल स्मेलिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसको अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि इसको तो किसी तरह से इम्पैक्ट कर ही नहीं सकते ये केमिकल्स। एंड अगर इनकी स्मेल अच्छी नहीं है, गंदी स्मेल है, फाउल, तो ये हेल्दी कैसे हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए? सो दीज आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, ये ऐसे आपको लर्न करना है। एरोबिक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया डिग्रेड दीज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कीप द वाटर डिप्लेटेड इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जब भी उस लेक या वाटर बॉडी पर ऑक्सीजन की कंडीशंस, यानी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दोबारा रिटर्न करेगी, तो एरोबिक बैक्टीरिया फिर से ग्रो करने लगेंगे, और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट
जमा हुए हैं बेसिकली। और अगर ये हमारे पास एरोबिक यानी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग कंडीशन आ गई तो ये एनएरोबिक हमारे मर जाएंगे। फिर एनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन घातक होती है, ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी आता है चीज़, वहाँ से भी हम देखेंगे। तो ऑक्सीजन आने पे ये ख़त्म हो जाएंगे, एरोबिक वाले ग्रो करेंगे, तो जो इन्होंने केमिकल प्रोड्यूस करे हैं उनका फिर डिग्रेडेशन करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, एंड जो ऑक्सीजन वहाँ पे डेवलप हो गई है उसको फिर वो डिप्लीट करेंगे, दे डिप्लीट वाटर इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। Thus, the amount of oxygen required by the bacteria to break down the organic matter present in certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand (BOD). अब इसको कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ऐसा नहीं करना है आपने। ऐसे ध्यान रखो कि केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में दोनों जगह इसका जिक्र आता है। यहाँ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ रहा है, बायोलॉजी में आता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ में भी आता है। तो बायोलॉजिकल नहीं होता, बायोलॉजिकल तो सिर्फ बायोलॉजी से एसोसिएटेड है ना, बायो से बायोलॉजी एंड केमिकल से केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में आता है ये वर्ड, ये कंसेप्ट, इसलिए बायोकेमिकल होगा ना कि बायोलॉजिकल। द अमाउंट ऑफ BOD इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन बायोलॉजिकली। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा ऑफकोर्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी उसके डीकम्पोजिशन के लिए, एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी मतलब डिमांड ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, तो BOD भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए BOD डायरेक्ट मेजर है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑर्गेनिक मैटर। एंड यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं बैक्टीरिया उतनी ही ज़्यादा लेंगे भी, तो उतनी ही तो रिक्वायर्ड है उनको, तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को और ज़्यादा डिप्लीट करेंगे। तो BOD इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DO, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे मर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DO, ये भी मर रहा है। तो ये रिलेशंस जरूर ध्यान रखने हैं आपने यहाँ से। क्लीन वाटर वुड have BOD value less than 5 ppm, whereas highly polluted water could have a BOD value of 17 ppm or more। तो हमने 6 ppm से देखा था, नीचे अगर DO होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो उसको पोल्यूटेड वाटर माना जाता है, फिश मोर्टेलिटी हो जाती है, फिशेज़ वहाँ पे डाई करने लगती हैं। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD अगर ये 5 से कम है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कम है यानी ऑर्गेनिक मैटर ही कम है यानी पोल्यूशन कम है उस वाटर बॉडी का, तो इसलिए इसको क्लीन वाटर बोल सकते हैं। क्लीन वाटर के लिए 5 से कम है। ये जो 6 और 5 का चक्कर है इनको आप एक ही मान सकते हैं। 6 और 5 में आई डोंट थिंक सो आपको कंपेयर करवाएगा एग्जामिनर, तो इसको भी आप 6 ही मान सकते हैं यहाँ पे। यानी क्लीन वाटर की DO होनी चाहिए 6 से ज़्यादा, एंड क्लीन वाटर की BOD होनी चाहिए 6 से कम। ये दोनों 6 से या फिर 5 से एक साथ आप याद रख सकते हैं। हमने फिशेस के साथ 6 से याद करा था तो उसी से कर सकते हैं आप। एंड हमने देखा हुआ है कि 10 से ज़्यादा तो DO हो ही नहीं सकती किसी भी वाटर बॉडी के अंदर। यहाँ पे 17 ppm रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन यानी BOD यहाँ पे जा रही है 17 के अराउंड। 17 तो दे ही नहीं सकती भाई वाटर बॉडी, तो इसका मतलब जितना उसमें अवेलेबल हो सकता है उससे भी ज़्यादा डिमांड है, यानी हाईली पोल्यूटेड ये वाटर बॉडी है। तो 10 हमने याद किया हुआ है, मैक्सिमम जा सकती है। 10 से ऊपर अगर 11 भी हुआ तो वो भी पोल्यूटेड बॉडी मानी जाएगी, क्योंकि इतना सप्लाई ही नहीं कर सकती वाटर बॉडी ऑक्सीजन जितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये 17 नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 से ऊपर जितना भी होगा वो हाईली पोल्यूटेड ही होगी। नेक्स्ट है केमिकल पोल्यूटेंट, जो हमने देखे थे पीछे कि जो वाटर को पोल्यूट करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, उसमें तीसरा है ये। पहला था पैथोजेंस, दूसरा था ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा केमिकल पोल्यूटेंट्स। ये 2 टाइप के हो सकते हैं ऑब्वियसली, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। Inorganic chemicals that includes heavy metals such as cadmium, mercury, nickel, etc. constitute important class of pollutants। यानी इनऑर्गेनिक इम्पोर्टेंट होते हैं केमिकल्स में, ऑर्गेनिक भी इम्पोर्टेंट होते हैं ऑफ कोर्स। ये जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं हैवी मेटल्स के, मैं आपको बताता रहता हूँ। ट्रांजिशंस मेटल्स को
मेनली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं हैवी मेटल्स, लेकिन इनमें पी ब्लॉक के भी हैवी मेटल्स आ जाते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। लेड जो होता है पीबी, उसको भी हैवी मेटल बोल सकते हैं। एंड मरकरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हैवी मेटल होता है, ये हमने ध्यान रखना है। देखेंगे हम एनवायरमेंटल इश्यू से बायोमैग्निफिकेशन के फिनोमेना के अंडर। अब मरकरी से ऊपर ही होता है कैडमियम, तो ये वहाँ से लर्न हो जाएगा आपको। एंड ये हैवी मेटल्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कि इनऑर्गेनिक इन से स्टार्ट होता है। इसका उल्टा करें तो Ni बन जाएगा, तो इससे निकल याद रखो जो कि Ni से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली इन तीनों एग्जांपल्स को डायरेक्टली लर्न करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स होने वाले हैं हैवी मेटल्स के, उनको लर्न करने में इनका यूटिलाइजेशन हम करने वाले हैं। ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमन्स बिकॉज आर बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट दैम। तो हैवी मेटल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के अंडर आते हैं। ये हम स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज पे देख चुके हैं इस चैप्टर के। ओवर द टाइम इट क्रॉसेस द टॉलरेंस लिमिट एंड व्हेन दिस हैपन्स, क्या होता है वो आगे बताया गया है। दीज मेटल्स देन कैन डैमेज किडनीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीवर ETC। तो सबसे पहली चीज़ तो एक्सक्रीशन का काम ह्यूमंस के अंदर किडनी का होता है। अगर वहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन होने लगा, क्योंकि एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो सबसे पहले तो किडनीज को डैमेज करेंगे। दिस शुड बी ऑब्वियस टू यू। एंड अब एग्जांपल है कैडमियम एंड निकल। कैडमियम से याद रखो सेंट्रल, एंड निकल से नर्वस, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इम्पैक्ट करते हैं, यहाँ से लर्न हो जाएगा। एंड इनके अलावा मैं आपको बता रहा था एक और एग्जांपल हैवी मेटल का, लेड, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे भी उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स में आता है, जब उसकी एक्सेस हो जाती है बॉडी में, किडनीज और लीवर को वो इम्पैक्ट करता है। तो किडनीज तो हमने देख लिया। एंड लेड होता है LEAD, लेड से लीवर याद रखो, इन दोनों की स्टार्टिंग सेम सिमिलर साउंड करती है। एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम माइन ड्रेनेज एंड साल्ट्स from different sources including raw salts used to melt snow and ice in the colder climates. Sodium and calcium chloride are water soluble chemical pollutants. तो सबसे पहले तो एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है माइंस में, जहाँ पे मिनरल्स आप खोद के निकाल रहे होते हैं। तो मिनरल्स या फिर मिनरल्स ही होते हैं बेसिकली, ओर्स तो एक प्योर मिनरल होता है। मिनरल से इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, उनको इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे अगर एक्सीडेंटली ड्रेनेज हो जाए, यानी निकल जाए, लीकेज सीपेज हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड की, देन इट विल फॉर्म इनऑर्गेनिक केमिकल्स टाइप ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट, अगर वाटर बॉडीज़ में चला जाता है वो। तो पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात, साल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है आइस या फिर स्नो को पिघलाने के लिए। ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। आपके पास अगर टमाटर है या फिर खीरा है, उसको काटिए और उस पर साल्ट को छिड़किए, आप देखिए उसके अंदर का जितना वाटर है वो बाहर आता है। इससे आपको ये समझ में आता है कि साल्ट्स के जो आयन्स होते हैं वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ये हम जानते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, आयन्स में पोलैरिटी होती है और वाटर भी पोलर नेचर का होता है, इसलिए उसको अट्रैक्ट करते हैं ये। तो इसलिए साल्ट्स का इस्तेमाल आइस या फिर स्नो को पिघलाने के लिए किया जा सकता है। ये यहाँ से आपको समझ में आता है कोल्डर क्लाइमेट्स में, क्योंकि यहीं ही आइस और स्नो पाई जाती है। एंड फिर आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं साल्ट्स के, सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये वाटर सोलेबल होते हैं, अगेन लाइक डिजोल्व्स लाइक, मैं आपको अभी बता रहा था आयन्स फॉर्म होते हैं इनमें, एंड वाटर पोलर होता है, इसलिए वाटर में ये सोलेबल होंगे। एंड ऑर्गेनिक वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोलेबल होते हैं, इसलिए मैंने इस लाइन को हाईलाइट नहीं किया हुआ है। सो साल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंडर आते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड एंड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों फॉर्म करेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स टाइप ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट। आगे ऑर्गेनिक बताए गए हैं। The organic chemicals are another group of substances that are found in polluted water. Petroleum is one example. Petrol, of course, hydrocarbons होता है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। एग्जांपल है इसका ऑयल स्पिल्स इन ओशियंस। तो समुद्री जहाज़ों में जब बहुत लार्ज अमाउंट में पेट्रोल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वो पेट्रोल्स जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो ओशियंस में रिलीज़ हो जाए, तो इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल्स इन द ओशियंस। एंड ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही है पेट्रोलियम, तो इसको डिकम्पोज करेंगे, देन वहाँ पे बैक्टीरिया एंड वहाँ जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको डिप्लीट करेंगे, दैट्स हाउ वाटर पोल्यूट होगा इससे। सो दैट्स हाउ ऑर्गेनिक केमिकल्स एज अ पोल्यूटेंट की कैटेगरी में फाइल करता है पेट्रोलियम। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विद सीरियस इम्पैक्ट्स आर the pesticides that drift down from the sprays और रन ऑफ फ्रॉम द लैंड्स। पेस्टिसाइड होते हैं पोल्यूटेंट, ये हमने पहले भी देखा था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंडर आते हैं, ये हम यहीं देखने वाले हैं। इसका एग्जांपल से वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स पीसीबीज विच आर यूज्ड एज क्लिनसिंग सॉल्वेंट, डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड टू द लिस्ट ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक के अंदर ही आता है बेसिकली, ये भी दिख ही रहा है बाइफिनाइल्स, यानी 2 बेंजीन रिंग हैं इसमें, बेंजीन रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। बेसिकली ये तो पेस्टिसाइड नहीं है, आगे आप एग्जांपल्स देखने वाले पेस्टिसाइड के, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये तो एक डिटर्जेंट है, कैसे इसको याद रखना ये भी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये इसका काम क्या है। बेसिकली ये हमने एस ब्लॉक चैप्टर में देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला में हाइपोक्लोराइट आयन आता है। बेसिकली क्लोरीन इन्वॉल्व होता है क्लीनिंग एक्शन में, तो यहाँ पे पॉलीक्लोरिनेटेड है, तो इसका क्लीनिंग एक्शन होगा, क्लीनसिंग सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और डिटर्जेंट की तरह सफाई करने में, ये ऐसे याद होगा। एंड फर्टिलाइजर एफ से स्टार्ट हो रहा है, और बाईफिनाइल्स में भी PHE, ये भी एफ जैसा साउंड करता है, फी वाला। फर्टिलाइजर भी फी से स्टार्ट होता है, तो ये इसका यूज़ ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। दीज आर सब्जेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये पोल्यूटेंट की तरह तो ऐड करते हैं, लेकिन मेजर इनका डिसएडवांटेज क्या है, कैंसर कोजिंग होते हैं। ये अगेन इनके नाम में जो बाईफिनाइल आता है उससे हमने लर्न करना है। पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हमने देखा था कार्सिनोजेनिक होते हैं पिछले चैप्टर में। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं आपस में, तो ये भी उन्हीं के जैसी कैटेगरी में फॉल करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, तो ये भी कार्सिनोजेनिक होगा। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स अवेलेबल आर बायोडिग्रेडेबल, तो डिटर्जेंट DE से स्टार्ट होता है और डिग्रेडेबल भी DE से, तो ये पॉइंट ऐसे आप याद रख सकते हैं। हाउ एवर देयर यूज कैन क्रिएट अदर प्रॉब्लम्स, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग बायोडिग्रेडेबल detergent feed on it and grow rapidly. While growing they use up all the oxygen dissolved in water. Due to lack of oxygen kills other forms of aquatic life such as fish and plants. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है बायोडिग्रेडेबल चीज़ों की एक्सेस से, ये हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजर्स कंटेन फॉस्फेट्स, ये मैं आपको बता रहा था, एफ से फर्टिलाइजर और PH भी एफ से साउंड हो रहा है, ये फॉस्फेट्स को फर्टिलाइजर्स की तरह हम यूज़ करते हैं एज अ एडिटिव इनमें। एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स इन वाटर एनहेंसेस एल्गी ग्रोथ, एल्गल ब्लूम जिसको बोलते हैं। सच प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ एल्गी कवर्स द वाटर सरफेस एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन वाटर। तो जो एटमॉस्फेयर से डिज़ोल्व हो रही थी ऑक्सीजन, वो नहीं हो पाएगी, इसलिए DO की कंसनट्रेशन रिड्यूस हो जाती है प्रोफ्यूज यानी एल्गल ब्लूम की वजह से, प्रोफ्यूज ग्रोथ की वजह से। This leads to anaerobic conditions commonly with accumulation of obnoxious decay and animal death. Obnoxious is something that is not pleasing. Foul smell को ही obnoxious आप बोल सकते हैं। anaerobic condition में ये डेवलप करता है, ये हमने अभी पीछे देखा था। Thus bloom infested inhibits the growth of अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर बॉडी। फिशिस के लिए हमने देखा था, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। ब्लूम इन्फेस्टेड, ये एल्गल ब्लूम वर्ड जो मैं इतनी देर से बोल रहा था, ये यहाँ पे आता है। दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज सपोर्ट अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन या एंड यहाँ पे ये जो वर्ड है यूट्रोफिकेशन, इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। ये जब आप फिनोमेना समझ जाएंगे
तब आपको समझ में आएगा। ये वर्ड नहीं बताता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो इसका एज अ कंसिक्वेंस होता है। ट्रॉफिकेशन, ट्रॉफिक जो वर्ड है बेसिकली ये न्यूट्रिएंट से एसोसिएटेड है। जैसे आप इकोसिस्टम चैप्टर में पढ़ते हैं वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, एक जो ट्रॉफिक लेवल होता है उससे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल यानी न्यूट्रिशन अलग होता है। एक टाइप ऑफ ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उससे दूसरे के लिए न्यूट्रिशन बदलते जाते हैं वहाँ पे, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल्स रिप्रेजेंट न्यूट्रिशन ओनली। तो ट्रॉफिकेशन हुआ न्यूट्रिएंट अरेंजमेंट, एनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज होना, ट्रॉफिकेशन। तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ही होती है वाटर बॉडीज़ की यूट्रोफिकेशन, वही ये फिनोमेना है। एंड फॉस्फेट्स की फॉर्म में अगर न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं तो एल्गल ब्लूम होगा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो फिशीज़ वगैरह होते हैं वाटर में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने जाएगी, यानी उनकी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। सो दैट्स हाउ इट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इससे नीट में तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। जो एग्जैक्ट कंसनट्रेशन यहाँ पे मैंशनड है, मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ एन आयन इन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन जेई में इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम जो अपर लिमिट दी हुई है उनको एग्जैक्टली लर्न करेंगे। यहाँ पे पहला दिया हुआ है फ्लोराइड आयन, इट्स डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल टू मैन एंड कॉज डिजीज सच एज टूथ डिके। अब इसकी प्रेजेंस क्या कॉज करती है, क्या उसका फ़ायदा होता है, ये अगर हम जान लें तो डेफिशिएंसी से पता लग जाएगा। बेसिकली फ्लोराइड इनेमल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे इनेमल का फॉर्मूला गिवन है आपको, हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है बेसिकली। ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट को फ्लोर एपिटाइट में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ हार्डर। तो इसीलिए क्योंकि इनेमल को स्ट्रॉन्ग कर देता तो टीथ्स को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। तब ये जब प्रेजेंट नहीं होगा तो टीथ्स वीक होंगे और टूथ डिके होने लग जाएगा, यानी टूटने लग जाएंगे। सोलेबल फ्लोराइड इज ऑफन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू ब्रिंग इज कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm और 1 mg डेसीमीटर क्यूब, यानी पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो ppm है पार्ट्स पर मिलियन, इसको 10⁻⁻6 भी हम बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए mg मिलीग्राम होता है 10⁻3। तो -3 और -3 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो 10⁻6 ऑलरेडी हो गया। तो इन दोनों यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं है, ये समझ में आना चाहिए आपको। एंड एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है फ्लोराइड आयन की, ये भी प्रेजेंट होनी चाहिए, इसको याद होनी चाहिए, ऐसे याद रखो। फ्लोराइड क्योंकि हेलोजेंस में सबसे पहले आता है तो इससे याद रखो कि इसकी कंसनट्रेशन 1 होनी चाहिए, फर्स्ट 1 ppm। Thus F minus ions make the enamel on the teeth much harder by converting hydroxyapatite, having this formula, the enamel on the surface of the teeth into much harder fluorapatite। ये जो एपेटाइट का फॉर्मूला होता है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है। ये पी ब्लॉक चैप्टर में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के, वहाँ पे आई थिंक स्टार्टिंग में ही गिवन है जहाँ पे ये अबंडेंस बताई जाती है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है। फॉस्फोरस की अबंडेंस में एपेटाइट एक इनका मिनरल होता है, इनमें अबंडेंस पाई जाती है, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कैल्शियम फॉस्फेट होता है एपेटाइट। हाइड्रोक्सीज के आगे लगा दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फ्लोर लगा दिया तो कैल्शियम फ्लोराइड हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि फ्लोराइड फौलाद बना देता है हमारे टीथ्स को, यानी मजबूत कर देता है, इससे इसका फंक्शन आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्सी के कंपैरिजन में। एंड दूसरा अगर आप कंसेप्चुअली साइंटिफिकली जानना चाहें तो हाइड्रोक्सिल आयन क्योंकि बड़ा होता है फ्लोराइड आयन से तो कैल्शियम के साथ स्ट्रोंगर बॉन्ड नहीं बना पाता, वो कैल्शियम के साथ स्ट्रोंगर बॉन्ड छोटा फ्लोराइड आयन ही बनाएगा, तो ये और ज़्यादा मजबूत हमारे पास मिनरल बन जाएगा, तो इसलिए इनेमल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये साइंटिफिक रीज़न है इसका। However, F minus concentration above 2 ppm causes brown mottling of the teeth. At the same time, excess fluoride over 10 ppm causes harmful effects to bones and teeth, as reported from some parts of Rajasthan. तो इसकी बात मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कर रहा था, पहले जो पेज है इस चैप्टर का वहाँ पे, कि राजस्थान के कुछ इलाकों में नेचुरली ही फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है, खारा पानी होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ह्यूमंस का हाथ नहीं है किसी का यहाँ पे, इसलिए नेचुरल हैपनिंग की वजह से पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अब फ्लोराइड की आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो तो उस पर क्या कॉजेज़ होते हैं ये अलग से आपको पता होना चाहिए।
पीछे हमने देखा था कि नॉर्मल या फिर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयंस की होती है 1 ppm एंड फ्लोर एपेटाइट के फॉर्मूला में 2 फ्लोरीन आते हैं, तो 2 के लिए होगी 2 ppm। अब अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो एक्सेस हो जाएगी, तो अबव 2 ppm इट विल कॉज हार्मफुल इम्पैक्ट्स। एंड क्योंकि शुरुआत ही हुई है यहाँ पे हार्मफुल इम्पैक्ट की, 2 ppm तक तो ठीक था, उससे ऊपर ही जा रहा है थोड़ा सा, तो सिर्फ टीथ्स को ही इम्पैक्ट करेगा। ये पहले मजबूत कर रहा था टीथ्स को, अब हद से ज़्यादा मोटा कर देगा उनको, आप ऐसे याद सकते हैं। ये ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ्स हो जाएगी इससे अबो 2 ppm से। अगर एक्सेस हो रही है 10 से ज़्यादा हो रहा है फ्लोराइड आयन, देन जहाँ भी कैल्शियम प्रेजेंट है बॉडी में, हम जानते हैं बोन्स और टीथ्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस हाइड्रोक्सी एपेटाइट के जो फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला है उसमें कैल्शियम आता है, तो जहाँ जहाँ कैल्शियम प्रेजेंट है बोन्स और टीथ में, उन सब में इसके हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे एक्सेस फ्लोराइड के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है लेड, जो कि यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विद लेड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये हमने पीछे देखा था एसिड रेन के कंसेप्ट के अंदर भी, कि एसिड रेन कैसे डिजोल्व कर ले जाती है मेटल्स को आउट ऑफ द पाइप एंड ऐसे वाटर कंटेमिनेट होता है, तो वही तरीका है इसका। द प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppb, तो इसकी यूनिट पीबी होगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एंड एग्जैक्ट नंबर भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका हार्मफुल इम्पैक्ट कहाँ होता है। इट कैन डैमेज किडनी, लीवर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किडनी तो हमने देखा ही था कि कोई भी हैवी मेटल हो तो किडनीज़ को तो ज़रूर इम्पैक्ट करता है। एक्सक्रीशन का काम बेसिकली किडनीज़ ही करती हैं, जब ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो किडनीज़ को ही इम्पैक्ट करेगा सबसे पहले। दूसरा लीवर हमने लेड से याद किया था, एंड तीसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको आरबीसी से याद रखो, आर से आरबीसी, आर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि लेड आरबीसीज के मैचुरेशन को भी तो इम्पैक्ट करता है। अब ये नंबर देखो 50 वाला, पीपीबी तो यूनिट हमने याद कर ली, इससे पहले बी से पहले 2 पीपी आती हैं, पी से हमने एसिड रेन के केस में 5 याद रखा हुआ है, 5.6 उसका पीएच याद रखने के लिए, तो पी 2 एक साथ आ रहे हैं, 5 5 55 हो गया, यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको। 55 से 50 याद रख लो कि 50 पीपीबी के अराउंड लेड की 55 के अराउंड 50 होती है एग्जैक्टली, क्योंकि दूसरे जो आगे आप देखने वाले हैं सल्फेट और नाइट्रेट, इनमें भी नंबर तो यही सही है, सेम ही है 50, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। इससे आगे नाइट्रेट आप पढ़ेंगे, क्योंकि लेड से बड़ा नंबर मतलब ये वर्ड नाइट्रेट है, और उससे ज़्यादा फिर अल्फ़ाबेट्स हैं सल्फेट्स के अंदर। तो पहले हम नाइट्रेट देखेंगे सीक्वेंस में, एंड नाइट्रेट में एक आता है माइनस चार्ज, NO3 माइनस होता है, सल्फेट में 2 आता है, SO4 2 माइनस। इससे याद रखो कि 5 के आगे 2 जीरो होंगी सल्फेट में और 1 ही जीरो होगी नाइट्रेट के अंदर, इससे इनकी मैक्सिमम लिमिट आप याद रख सकते हैं। नाउ सल्फेट की एक्सेस के हार्मफुल इम्पैक्ट्स में लिखा है दैट इज कॉजेज लैक्सेटिव इफेक्ट विच इंक्लूड्स ब्लोटिंग एंड फार्टिंग, बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद स्टमक ओनली। इसके नाम से आपको याद रखना है, इसके पीछे फेट आ रहा है ना, फेट से पेट याद रखो, यानी स्टमक से एसोसिएटेड इसके एक्सेस के हार्मफुल इम्पैक्ट्स होंगे लैक्सेटिव इफेक्ट के अंदर जो आते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेट, जिसकी एक्सेस कोज करती है मिथैमोग्लोबिनेमिया, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। बेसिकली हीमोग्लोबिन यहाँ पे चेंज हो जाता है, ऐसा आपको यहाँ से देख के लग भी रहा होगा, मैट हीमोग्लोबिन हो जाता है, एंड हीमोग्लोबिन ही रेड कलर इम्पार्ट करता है हमारी स्किन को। बेसिकली ब्लड में रेड कलर फ्लो हो रहा होता है, तो उसी वजह से स्किन थोड़ा रेडिश दिखाई देती है। अगर हीमोग्लोबिन हमारा इम्पैक्ट हो रहा है इससे, तो रेड कलर इम्पैक्ट होगा स्किन का और चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कलर चेंज हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कलर है ये इसके नाम से याद रखो। नाइट्रेट NI से स्टार्ट हो रहा है, NI से नीला याद रखो जो कि ब्लू होता है, तो मिथैमोग्लोबिनेमिया को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। नाइट्रेट की एक्सेस से ये होता है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे आगे अदर मेटल्स की मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में टेबल 14.2 में गिवन है आपको, एंड इसको लर्न करने की शुरुआत हम करते हैं जिंक से। बेसिकली ppm में कंसंट्रेशन गिवन है, मिलियन होता है 10⁶, जिंक का एटमिक नंबर होता है 30। अब 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास
5 आ जाएगा, 6 पंजे 30 होता है, तो 5 होती है जिंक की 5 ppm मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ये ऐसे याद रखना है। एंड जिंक से पीछे आता है कॉपर, तो उसमें डिक्रीज हो जाएगी। बेसिकली जिंक से अब डिक्रीज ही होना स्टार्ट होगी, यहाँ पे जिंक की मैक्सिमम होती है, तो कॉपर में डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सेम विद इन द सेम सीरीज आ रहा है पीरियड, तो पावर में डिक्रीज नहीं होगी, नंबर में डिक्रीज होगा। अगर दूसरे ग्रुप में जा रहा है वो, तो पावर में डिक्रीज होगी, ये आपने से बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। तो उसके पीछे ही आ रहा है, तो 5 से 4 हो सकती है, 3 2 1 कुछ भी हो सकती है, नंबर में डिक्रीज होगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी ये इसके सिंबल से याद रखो। कॉपर है Cu, इसमें C से स्टार्टिंग होती है, ABC तीसरे नंबर पे आता है, तो उससे याद रखो कि 3 ppm होगी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कॉपर की। अब कॉपर के बाद आप आयरन देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो 3D सीरीज़ है उसमें आयरन ही आता है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है कॉपर के बाद, उसके बाद मैग्नीज आता है। एंड आयरन और एल्यूमिनियम इन दोनों को एक साथ आप इस वर्ड से याद रखेंगे, फील से। बेसिकली ये हमने एलिमेंट देखा कॉपर, Cu इसका नाम है। एंड अगर कोई आपका दोस्त जिसको आप पसंद करते हैं वो आपसे दूर जाता है, आपको Cu बोलता है, तो आपको बुरा लगता है ना, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो अगर आपको Cu बोलता है तो आपको फील होता है, बुरा लगता है, तो Cu के बाद फील आपको याद आना चाहिए। एंड ये दोनों क्योंकि एक ही वर्ड में आ रहे हैं, फील के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, इससे आपको यहाँ से ध्यान रखना है आयरन और एल्यूमिनियम की। लेकिन एग्जैक्टली कितनी होगी ये वो सेम कंसेप्ट बताएगा जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। पहली चीज़ तो विद इन द सेम पीरियड मूव किया जा रहा है, कॉपर से आयरन तक जाया जा रहा है, तो नंबर में चेंज होगा, नंबर डिक्रीज होगा, 1 से 3 से 2 में चले गए, 3 ppm से 2 ppm। लेकिन इसके बाद ग्रुप भी तो चेंज हो रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आप पी ब्लॉक में भी जा रहे हैं एल्यूमिनियम में, तो पावर भी चेंज होगी, पावर भी डिक्रीज होगी 10 से, ये ध्यान रखो। तो 3 से 2 में गई और 2 से 10 से पावर डिक्रीज होगी 0.2, तो 0.2 होती है इन दोनों की ही मैक्सिमम 0.2 ppm कंसंट्रेशन, ये ऐसे आपने ध्यान रखना है। अब आयरन से पीछे आता है मैग्नीज, एंड मैग्नीज और जिंक इन दोनों की ही हमारे पास जो सिंबल है वो सेम जैसा है, Zn और Mn। इससे ये समझो कि इनका जो नंबर है वो सेम होगा, सिर्फ पावर में डिफरेंस होगा, क्योंकि डिक्रीज तो हो ही रहा है जैसे जैसे जिंक से हम पीछे चलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो डिक्रीज होना है। नंबर सेम रहेगा क्योंकि इनका सिंबल सेम जैसा दिखाई देता है, Zn और Mn, तो नंबर 5 सेम रहेगा। पावर सिर्फ डिक्रीज होगी, हमने 0.2 तक पहुंच गए थे, पावर 10 से और डिक्रीज करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं रखना है हमें, 5 रखना है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इनका नंबर सेम होना चाहिए। तो 0.02 नहीं 0.05 होगी Mn की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। लास्ट में आता है कैडमियम, जो कि जिंक के नीचे ही आता है, जिंक कैडमियम मरकरी, ये होता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स। एंड ग्रुप क्योंकि चेंज हो गया, पीरियड बेसिकली चेंज हो गया, सेम नहीं है, इसलिए नंबर में नहीं पावर में चेंज होगा। तो 0.05 तक आप पहुंच गए थे, एक और पावर डिक्रीज कर दी, 0.005 हो जाएगा। 5 × 10⁻² था यहाँ पे, 5 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ऐसे इन सभी की मैक्सिमम प्रिसाइड कंसंट्रेशन आप याद रख सकते हैं। नीट में अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जेई में बहुत बार पूछा जा सकता है, तो ये नेसेसिटी हो जाती है कि नीट वालों को भी लर्न करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पार्ट है ये भी। एक्टिविटी 2 में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, यहाँ पे एक फुल एब्रीवेटेड फॉर्म का फुल वर्जन आपसे पूछा जा सकता है। पीसीबी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, हमने पीछे देखा था। पीसीबी का एक और फुल फॉर्म होती है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो एक ही चैप्टर में दो आपको एब्रीवेटेड फॉर्म्स मिल जाएंगी पीसीबी की, दोनों को ही ध्यान रखना आपने इसमें। आगे इसमें एक मेथड बताया गया है वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ऑफ कोर्स अभी हमने वही पढ़ा था, यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये जैसे ही
वाटर बॉडीज में जा रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट कर रहे थे, अलगल ब्लूम कॉज कर रहे थे, विट वाज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। तो इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए हमें। कंपोस्ट बेसिकली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप बोल सकते हैं जो हार्मफुल नहीं है, केमिकल्स क्योंकि उसमें इन्वॉल्व नहीं है, नेचुरल प्रोसेस से वो बनाया जाता है। जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन में आप देखेंगे ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अगेन, तो वहाँ पे यही बनाया जाता है एंड मैन्यूर बनता है इन एडिशन टू बायोगैस प्रोडक्शन, जिसको कंपोस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। तो नेचुरली बनता है ये, इसमें केमिकल्स नहीं पाए जा सकते, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह इसका यूज़ किया जाना चाहिए इन गार्डन्स, यानी जहाँ भी आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं वहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स में। अवॉइड द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड सच एज DDT, मालाथायोन एट होम एंड ट्राई यूज़ ऑफ ड्राइड नीम लीव्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे। तो सबसे पहली चीज़ तो नीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए इंसेक्ट्स यानी मॉस्किटोज़ वगैरह को दूर रखने के लिए। या आपने देखा भी होगा टीवी में एड्स के अंदर जो कोयल्स वगैरह आती हैं जिनसे धुआं रिलीज़ होता है, मॉस्किटोज़ भाग जाते हैं, उनमें नीम का वर्जन या फिर फ्लेवर भी आने लगा है, तो ये उससे भी ध्यान आ जाएगा आपको। एंड सेकेंडली यहाँ पे नीम्स के पत्ते रख देने से नहीं दूर जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ड्राइड नीम्स, आपको उनको जलाना होगा सूखे नीम के पत्तों को, और धुआं जो निकलेगा वो इंसेक्ट्स को दूर करेगा। तो अगेन ये उस कोयल से ही क्लियर होता है क्योंकि वो भी धुआं रिलीज़ करती है। तो यहाँ से नीम के पत्ते क्योंकि कड़वे भी होते हैं तो इंसेक्ट्स को अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ड्राइड नीम लीव्स कीप द इंसेक्ट्स अवे, ये हो गया नेचुरल मेथड। लेकिन इससे पहले क्या हम यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड, एंड वो इंसेक्ट्स को दूर रखने में हेल्पफुल थे। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से पेस्टिसाइड्स हैं। बेसिकली इनके अलावा एक और एग्जांपल आगे निकोटीन भी पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले है इसमें DDT, इसके लिए आपको जाना होगा हेलो एल्केन्स चैप्टर में, जहाँ पे ये बताया गया है कि क्लोरोक्विनीन नाम से एक दवाई होती है जिसका इस्तेमाल मलेरिया को ट्रीट करने के किया जाता है, यानी इंसेक्ट्स के मॉस्किटो से जो डिजीज़ होती है। तो क्लोरोक्विन में क्योंकि क्लोरीन आ रहा है एंड डाई क्लोरो, इसमें DDT में भी क्लोरीन आता है, तो इससे आप याद रखेंगे कि मलेरिया को प्रिवेंट करती है DDT, ये आगे भी आने वाला है। एंड क्योंकि मॉस्किटोज कोज करते हैं तो इसको पेस्टिसाइड बोल सकते हैं। DDT आपने यहाँ से याद रखना है। एंड मालाथियोन, तो माला से स्टार्ट ही हो रहा है, माला से मलेरिया आपने ध्यान रखना जो कि मॉस्किटोज कोज करते हैं। बेसिकली एग्जैक्टली DDT ये होता है जो मलेरिया को प्रिवेंट करता है, ना कि मालाथियोन। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखिए मलेरिया से मालाथियोन की ये भी पेस्टिसाइड होता है। डोंट मार्क इट फॉर द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, मैंने आपको बता दिया क्लोरोक्विनोन ट्रीट करता मलेरिया, क्लोरीन क्योंकि हमारे पास DDT में आता है तो इसलिए ये होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़। एंड तीसरा है निकोटीन, और इसको ये यहाँ पे आता है बेसिकली आगे, निकोटीन वाज यूज्ड एज अ पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस, जिसको पेस्टिसाइड भी बोल सकते हैं। पेस्टिसाइड के अंदर ही एक कैटेगरी होती है इंसेक्टिसाइड, एंड इंसेक्टिसाइड इन से स्टार्ट होता है और निकोटीन स्टार्ट होता है NI से, जिसको उल्टा कर दें तो अगेन इन हो जाएगा। तो इंसेक्टिसाइड से निकोटीन आपको ध्यान रखना है कि ये भी पेस्टिसाइड के कैटेगरीज के अंदर ही आता है। आई डोंट थिंक सो आपसे कंपैरिजन करवाया इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का, क्योंकि ब्रॉडर कैटेगरी इनकी पेस्टिसाइड ही होती है। तो ये हमने याद रखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स। आगे लिख रहा है कि एड अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर टैंक ऑफ योर हाउस, ये वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ होगा। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर को कपड़े साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस ऑल ऑफ अस नो हाइपोक्लोराइट आयन जो इसमें होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और कलर्ड स्टेन्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इससे याद रखो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं वाटर की इम्प्योरिटीज़ को दूर रखने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली पोटेशियम पर मैग्नेट यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, इसको इसे नाम से याद रखो। पोटेशियम से पो उठाओ जो कि पाउडर की स्टार्टिंग में आता है पो, एंड पाउडर की एंडिंग में आता है ER जो कि पर मैग्नेट की स्टार्टिंग में आता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट एग्जैक्टली ब्लीचिंग
पाउडर की तरह हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वाटर टैंक्स में, या ऐसे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन विच इज़ आई थिंक द लास्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन, जो कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया था कि 3 टाइप के होते हैं। एंड सॉइल में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं बेसिकली हम क्रॉप्स में, जब उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है तो पोल्यूशन कोज करते हैं वो, वहाँ पे इसको सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे हम। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स कोज सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि यही वो केमिकल्स होते हैं जो हम क्रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आते हैं पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे जो चीज़ बताई गई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि निकोटीन को पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस यानी पेस्टिसाइड एज हम यूज़ किए थे पहले, अब नहीं करते क्योंकि इनके हमें हार्मफुल इम्पैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे डीडीटी के बताए गए हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II डीडीटी वाज फाउंड टू बी ऑफ ग्रेट यूज़ इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड अदर इंसेक्ट बोर्न डिजीजेज। मैंने आपको बताया कि कैसे याद रखना है कि मलेरिया के कंट्रोल में डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया। इट कैन बी पुट इन यूज टू कंट्रोल डैमेजेस कॉज्ड बाय द इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, वीड्स एंड वेरियस क्रॉप डिजीज। हमने अभी देखा तो था कि डीडीटी पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में आता है, एंड पेस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो क्रॉप को डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, यानी इसको हार्मफुल इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इंसेक्ट, रोडेंट, चाहे वीड्स कुछ भी हो, डीडीटी का इस्तेमाल इन सब में किया जा सकता था। हाउ एवर ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट्स इट्स यूज़ हैज़ बीन बैंड इन इंडिया, नाउ बैन हो चुका है ये। एंड रीज़न आप जानते भी होंगे, पहले ही पेज पे हमने डिस्कस किया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड फूड चेन में एक्यूमुलेट कर जाता है, ये मेटाबोलाइज नहीं कर सकते ऑर्गेनिज्म इसको, तो सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये कोज करता है, ये आगे आने वाला है। फॉर दिस रीजन इट वाज बैंड इन इंडिया। पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स विद इकोलॉजिकल रिपरकशंस का मतलब होता है दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट्स। तो पेस्टिसाइड के इकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये सिंथेटिक हैं, नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, आदमी इनको बनाता है पेस्टिसाइड्स को। ऑफ कोर्स इन केमिकल्स को आदमी ही बनाता है। इवन जो पेस्ट होते हैं जैसे वीड ग्रो कर गए किसी क्रॉप में या फिर इंसेक्ट्स आ गए वहाँ पे, वो नेचुरली आते हैं। ये केमिकल्स तो हम ह्यूमंस खुद प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली उनको भगाने के लिए। सो डेफिनेटली दीज आर सिंथेटिक एंड टॉक्सिक होते हैं, तभी तो डीडीटी को बैन करना पड़ा, ये हमने अभी पीछे देखा। इकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को ये डिस्टर्ब करते हैं पेस्टिसाइड्स। एंड इकोलॉजी बेसिकली आप जानते होंगे ये इंटरेक्शन होता है वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का आप पोल्यूट कर रहे हैं पेस्टिसाइड के एडिशन से, तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन भी इससे अफेक्ट होगा, एंड दैट्स हाउ इट हैव इकोलॉजिकल रेपरकशंस और इकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स। इसको एक अल्टरनेट वे में ट्रीट करने के लिए हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यूज़ किया है। एक चीज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जिसका जिक्र आता है, उससे हम कंट्रोल करते हैं इन पेस्ट को फिर उस मेथड से। उसमें क्योंकि केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते तो उसके इकोलॉजिकल रेपरकशंस नहीं होते। द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम और सिमिलर पेस्टिसाइड्स गिव राइज टू पेस्ट दैट आर रेजिस्टेंट to that group of pesticides, thus making the pesticides ineffective। ये चीज़ होती है एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये एवोल्यूशन चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली किसी भी स्पीशीज़ के बाद से इनेट ये कैपेसिटी होती है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करे, अडेप्ट करे। आप अगर सिमिलर एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पास एक टारगेट बन जाएगा, एक सेम एनवायरनमेंट के खिलाफ अडेप्ट करने के लिए, दूसरों से वो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए उसका एवोल्यूशन ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा सेम केमिकल के बार बार यूज़ होने से। तो इसलिए सेम केमिकल्स बार बार जब यूज़ करते हैं तो अब रेजिस्टेंट बन जाता है बहुत जल्दी उसके वो स्पीशीज़, मेकिंग द पेस्टिसाइड्स इनइफेक्टिव। इसकी और डिटेल्स आएंगी एवोल्यूशन चैप्टर में। देयरफॉर
As insect resistance of the DDT increased, other organic toxins such as aldrin and dialdrin were introduced in the market by pesticide industries. अब इसका ऐसे याद रखो, DDT जैसे एल्डर हुआ यानी बूढ़ा हो गया, इसका इम्पैक्ट कम होने लगा, तो इससे इसके बाद आई एल्ड्रीन और नॉन एल्ड्रीन, ये एल्डर से याद रखो, एल्ड्रीन एंड डाई एल्ड्रीन बेसिकली। एंड ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स तो ये हैं ही, क्योंकि डीडीटी के बाद आ रहे हैं, वो भी खुद ऑर्गेनिक होता है, एक पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स आर वाटर इनसॉल्युबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डीडीटी के एग्जांपल से याद रखो, एंड उससे ही नॉन सोल्युबल भी याद रखो, इनसॉल्युबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल से नॉन सोल्युबल। These high persistent toxins are therefore transferred from lower trophic level to higher trophic level through food chain। ये फूड चेन आप इकोसिस्टम चैप्टर में देखने वाले हैं। बेसिकली एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे का फूड कैसे यूज करते हैं, उसको फूड चेन बोला जाता है। फूड वेब हो जाती है वो अगर बहुत सारी फूड चेन कंबाइन कर जाएं, उस चैप्टर में ये आएगा। तो परसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म इनको मेटाबोलाइज नहीं करता, तो एक ऑर्गेनिज्म को जब दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है जिसके पास ऑलरेडी डीडीटी है, तो वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड इवन उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज भी हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म में जितने उसको खाया है, जिसको इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये अगेन एनवायरमेंटल इश्यूज़ में हम देखेंगे। सो over the time the concentration of the toxins in higher animals reach a level which causes serious metabolic and physiological disorders। सबसे पहले सीधे सीधे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये कॉज करते हैं, क्योंकि मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहा है एक ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, वट एवर यू कैन से, क्योंकि मेटाबोलाइज तो डाइजेस्टिव ही करता है पहले। तो पहले तो होंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंड हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म से फिजियोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड होती है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से जब फूड को तोड़ा जाता है उससे एनर्जी रिलीज होती है। जब अगर मेटाबॉलिज्म सही फंक्शन नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं रिलीज होगी, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें कमी आ जाएगी। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से जुड़े होते हैं क्योंकि फिजियोलॉजी, इसलिए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस हो जाएंगे। नीचे गिवन है आपको ईच ट्रॉफिक लेवल पे पोल्यूटेंट कैसे कंसनट्रेटेड होता है, इंक्रीज होता है। ये बायोमैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला गिवन है, 10 टाइम्स कंसनट्रेटेड हो जाता है। इसको ऐसे याद रखो, जो इकोसिस्टम चैप्टर है उसमें 10% एनर्जी ला होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर जाते हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ बायोमैग्निफिकेशन में हम जानते हैं कि इंक्रीज़ हो जा रही है कंसनट्रेशन, तो 10 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, कंसनट्रेटेड होगा, ये तो हमें पता ही है, नंबर सिर्फ याद रखना था कि 10 टाइम्स होता है। एंड यहाँ पे देखिए लार्जर एंड लार्जेस्ट फिश। अब लार्जेस्ट फिश तो वेल होती है, क्या ह्यूमन बीइंग वेल को खाता है? ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो इस पैराग्राफ पे ये जो फिगर दिया है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपने, सिर्फ इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डीडीटी का मॉलिक्यूल है वो जब किसी प्लांट में जाएगा, प्लांट या फिर कोई प्लांट ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहले फाइटोप्लैंक्टन आप कह सकते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा वो प्लांट, तो उसमें उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। प्लांट को जब स्मॉल फिश जू प्लैंक्टन खाएगा उसमें इंक्रीज़ होते जाएगी, एंड सो ऑन। यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है कंसंट्रेशन इस यू कैन से पोल्यूटेंट की। डीडीटी का एग्जांपल लेके मरकरी भी आएगा उस चैप्टर में, एनवायरमेंटल इशू में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास इन आगे, जब इन हमें देख लिया कि ये जो क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स थे, डीडीटी के एग्जांपल्स थे, हाईली परसिस्टेंट थे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, तो हमें कोई दूसरे सीरीज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बिकॉज हम नहीं चाहते ऑफ कोर्स कि पोल्यूशन इनसे इंक्रीज़ हो। सो इन रिस्पॉन्स टू हाई परसिस्टेंस ऑफ क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, एल्ड्रीन और डायल्ड्रीन भी क्लोरीनेटेड थे, ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि डीडीटी के बाद ही आ रहे हैं वो। A new series of less persistent or more biodegradable products called organophosphates and carbamates have been introduced in the market, but these chemicals are severe nerve toxins and hence harmful to humans।
तो कौन से केमिकल्स थे ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, ऑर्गेनो से कार्बा याद रखो एंड फॉस्फेट के एंडिंग में एट आ रहा है, और कार्बामेट्स के भी यहाँ पे एंडिंग में, तो ये दोनों नाम ऐसे एक साथ लर्न हो जाएंगे। अब ये मोर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये इनके नाम से क्लियर हो रहा है। फॉस्फेट आ रहा है ना इसमें, हम जानते हैं फॉस्फेट्स को तो एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं प्लांट, तो उनको यूटिलाइज कर लेंगे, परसिस्टेंट नहीं रहने देंगे एनवायरनमेंट में, तो डिग्रेडेबल तो हैं ये, इससे ये क्लियर हो रहा है। लेकिन इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और क्या हैं ये हमें क्लियर होना चाहिए। दीज आर सीवियर नर्व टॉक्सिन्स टू ह्यूमंस। ये अगेन आप ABCD के सीक्वेंस से याद रखिए। MNOP में M से मैन और N से नर्व टॉक्सिन और OP से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, यानी मैन में नर्व टॉक्सिन की तरह एक्ट करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, यहाँ से आपने ध्यान रखना है ये। एंड दीज वर आल्सो, इनसे भी इंसेक्ट्स हैव बिकम रेजिस्टेंस, बिकॉज चाहे किसी भी तरह का केमिकल हो, मैंने आपको बता दिया केमिकल चाहे कैसा भी आप यूज़ करें, कभी ना कभी इंसेक्ट वो उससे रेजिस्टेंट हो ही जाएगा। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अगर आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं चाहिए किसी मेथड से, तो वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ही होगा, IPM ही, क्योंकि उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते। सो अगर पोल्यूशन नहीं चाहिए आपको और पेस्ट को हटाना है, तो IPM इज़ द ओनली सॉल्यूशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में।